नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सिरसा में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संबोधन दिया। इस मेक पर आपको बताते चलें कि सीएम सैनी ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी के धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। उन्होंने ये भी कहा कि गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षा केवल इतिहास की किताब नहीं बल्कि भविष्य का ब्लूप्रिंट है। इस अवसर पर देश के कई प्रांतों से आए हुए संत विद्वानों का स्वागत और अभिनंदन किया गया है। मुख्यमंत्री ने 1984 के दंगों से प्रभावित 121 परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। इतनी बड़ी कुर्बानी शायद किसी परिवार ने ना दी होवे जिन्नी बड़ी कुर्बानी गुरु तेग बहादुर जी दे धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए दी है। उन्हां दी त्याग तपस्या, उन्हां दी शिक्षाएं हर घर विच फैले। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਰੋੜੀ ਵਿੱਚੋਂ उस यात्रा ਨੂੰ शुरू ਕੀਤਾ। अलग-अलग ਥਾਵਾਂ ਤੇ 4 यात्राएं पूरे हरियाणा प्रदेश से वो चलनी है और 24 तारीख ਨੂੰ कुरुक्षेत्र भी से एकत्र होनी और 25 तारीख ਨੂੰ गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस से एक बड़ा समागम वो कुरुक्षेत्र में होना है। उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित 1 नवंबर से हरियाणा प्रदेश में अलग अलग कार्य चल रहे हैं। उस यात्रा का जिम्मा हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उन्होंने अपने हाथ में लिया है और सरकार ने निर्णय किया कि गुरु तेग बहादुर जी का 350 साला बड़े पद्धर से मनाया जाएगा और उस लिए बहुत सारे कार्यक्रम, चाहे ब्लड डोनेशन का कैंप, बच्चों द्वारा वॉल पेंटिंग या उन्होंने द्वारा उन्होंने जीवन ते कोई लेख लिखने और अलग अलग कई कार्यक्रम उन्होंने समर्पित गुरु तेग बहादुर जी ने ये पूरे हरियाणा में चल रहे हैं। और आज उसी कड़ी बीच यह सेमिनार गुरु तेग हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को गुरुग्राम में आयोजित 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत किया है, जहां इस दौरान आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री ने परिसर में लगी शहरी विकास और गतिशीलता को दर्शाती विकासात्मक प्रदर्शनी का अवलोकन किया है। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में देश भर से आए हुए प्रतिनिधिगण का स्वागत करते हुए कहा कि ये गर्व और गौरव का विषय है कि हरियाणा को पहली बार इस राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करने का अवसर मिला है। साथ ही इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय आवासन और शहरी मामले में मंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया है। साथियों, यह तेज रफ्तार रेल नेटवर्क दिल्ली, गुरुग्राम, करनाल और जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ये सीधे जोड़ेगा और इससे राष्ट्रीय हमारी राजधानी क्षेत्र में एक नया आर्थिक गलियारा वो तैयार होगा और लोगों को सुरक्षित, आरामदायक तथा ऊर्जा कुशल यात्रा का विकल्प भी मिलेगा। साथियों, जब हमारे रास्ते ठीक होते हैं, हम देखते हैं हमने 2014 से पहले अगर हम देखें दिल्ली के अंदर भी अगर हम नज़र डालें तो दिल्ली के लोग इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा वो माइग्रेंट होते रहते थे कि दिल्ली के अंदर आना जाना बड़ा
सुलभ नहीं है और उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं भी अगर कभी, एक समय था दिल्ली के अंदर आते थे, किसी भी तरफ से अगर दिल्ली में बढ़ते थे 4-4 घंटे मुझे अपने स्थान पर 5-5 घंटे पहुंचने में लगते थे, परंतु देखते देखते दिल्ली बदल गई है इन 11 वर्षों के अंदर। आज अगर हम पानीपत जिले के गांव ग्वाल्डा से किवाना तक रन फॉर यूनिटी यात्रा का आयोजन किया गया है। इस मौके पर गांव ग्वाल्डा में विशाल जनसभा हुई और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल रहे, जबकि पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार और विधायक मनमोहन बढ़ाना और साथ ही बीजेपी नेता गजेंद्र सलूजा भी मौके पर उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश भर में आत्मनिर्भर भारत संकल्प यात्राएं निकाली जा रही हैं। उन्होंने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग से ही भारत आत्मनिर्भर बनेगा। वंदे मातरम राष्ट्र जागरण का गीत है जिसने देश को एक सूत्र में बांधा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने का आह्वान किया है। ये देश के प्रधान एक ही रहेंगे, एक ही राष्ट्रपति होंगे, एक ही प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर है, अभी पिछले दिनों तक वहां का संविधान अलग चलता रहा, वहां का निशान अलग चलता रहा। बहुत लंबे समय तक हम भी कोशिश करते रहे, प्रयत्न करते रहे, देश में बहुत से आंदोलन हुए और परिणाम स्वरूप अभी 3 साल पहले देश के 2 ऐसे और दूसरे लोग जिनको मैं कह सकता हूं, जिसमें आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और आज के गृह मंत्री अमित भाई शाह, इन्होंने मिलकर उस 370 को ऐसे हटा दिया जैसे मक्खन में से बाल निकालते, फेंक दिया। नहीं मानेंगे आपके 370। बहुत डराया गया कि अगर 370 हटाओगे तो खून खराबा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। किसी के खरोच आई क्या, पता ही नहीं लगा। तो मित्रों, ये होती है देश के प्रति नीति की बात। देशभक्ति के जब संस्कार हो तो ऐसे सारे काम हो जाते हैं। बहुत काम किए, आज भी हम गिनाने लगे तो बहुत काम है, लेकिन अब तो मैं इतनी बात कह के बात समाप्त करूंगा कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश के बाकी कांग्रेस के लोग तो भूल गए, लेकिन जब अपनी सरकार आई एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी की, तो हमारे लोगों ने तय किया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका नाम हमेशा नई पीढ़ियों को याद रहे, प्रेरणा मिलती रहे। यादगार बनाई, कैसी बनाई? केवड़िया है गुजरात में, वहां उनके नाम का एक बहुत बड़ा स्टैच्यू बनाया गया। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के बाड़लाखंड के गांव चांदवास में सांसद खेल महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने शिरकत की है और महोत्सव का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना है, खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसके बाद में छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से खेल भावना और राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया है। अपने संबोधन में सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है फिट इंडिया, स्वस्थ है स्वस्थ भारत, और उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और खेलों में भाग लेने का आह्वान किया। महोत्सव में कबड्डी, वॉलीबॉल, कुश्ती, खो खो, दौड़ और रस्साकशी जैसी प्रतियोगिताएं हुई। अंत में विजेता टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। एक बार कि सारा देश फिट इंडिया के नाम से और खासकर ग्रामीण खेल कूद, क्योंकि अपना हरियाणा तो सबसे ज़्यादा खेल के अंदर हिस्सा लेता है। जब कभी भी ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, एशियाड हो, यानी राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हम लगभग 1/3 मेडल जीतते हैं। और प्रधानमंत्री जी की सोच के मुताबिक देश में 543 सीटें हैं लोकसभा की, राज्यसभा हो या लोकसभा का सदस्य। सभी सांसद अपने अपने गांव में विधानसभा वाइज और फिर पार्लियामेंट, इसी प्रकार का ये खेल, क्योंकि कल हमारा नारनौल है आखिरी, और उसके बाद मेरी इस कमेटी से डिस्कस करके करूँगा मैं फैसला, कहाँ गए बलवान सुधीर की 14 में भी फैसला कर 29 और 30 तारीख को
क्योंकि तीनों जिलों में बड़ा स्टेडियम केवल भिवानी में है। रेवाड़ी पुलिस ने शनिवार देर शाम 44 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू की है। एसपी हेमेंद्र कुमार मीणा के मार्गदर्शन में पुलिस ने सभी विदेशी नागरिकों को बस के माध्यम से हावड़ा के लिए रवाना किया है, जहां उन्हें बीएसएफ के हवाले किया जाएगा। इसमें 15 पुरुष, 12 महिलाएं, 17 बच्चे शामिल हैं। पुलिस ने पिछले दिनों इन सभी को ईंट भट्टों और झुग्गियों में अवैध रूप से रहते हुए गिरफ्तार किया था। अदालत के आदेश के बाद सभी को अंडरगोन किया गया था और जिला पुलिस लाइन में रखा गया था। एसपी हेमंत कुमार मीणा ने कहा कि जिला रेवाड़ी में अवैध रूप से किसी को भी रहने की अनुमति नहीं है। पुलिस बाहरी लोगों की पहचान के लिए विशेष अभियान चला रही है और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। नूंह जिले के पिनगवा कस्बे में राजीव गांधी खेल स्टेडियम में ऐतिहासिक 1 दिवसीय कुश्ती दंगल आयोजित हुआ और इस भव्य दंगल में अलग अलग जगहों से आए पहलवानों ने अपनी ताकत और कौशल का प्रदर्शन किया है। साथ ही फाइनल मुकाबले में नासिर पहलवान ने मात्र 1 मिनट में अपने प्रतिद्वंदी को हराकर 1,70,000 की जीत अपने नाम की है। दर्शकों ने उनकी जीत पर तालियों और नारों से स्टेडियम को गूंजा दिया और साथ ही दंगल का आयोजन पिनगवा सरपंच मनोज ने किया। इस मौके पर आयोजक समिति ने कहा कि इस तरह के खेल कार्यक्रम युवाओं को नशे और बुराइयों से दूर रखते हैं और साथ ही खेलों की तरफ लोग प्रेरित होते हैं। पूरे स्टेडियम में पुलिस बल तैनात रहकर सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। तो खुदा के वास्ते इनकी बात लड़के से कुश्ती बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कितने गेम आपने यहाँ खेले? बहुत बार। किस किस से मुकाबला यहाँ पर एक लड़की से और एक लड़के से 2 बार। कैसा लगा गेम खेल के? बहुत अच्छा लगा। ये जो परिवार में चली आ रही है, जो हमें एक पारिवारिक जो हमारे जो परंपरा चली आ रही है, जो हमारे बाप दादाओं से, मेरे बाप के जो चाचा हैं मुश्ताक पहलवान हैं, इंटरनेशनल हैं, और ये मेरे दादाजी हैं, ये भारत कुमार भी रहे इंटरनेशनल रेसलर हैं। उसके बाद में हमारे चली आ रही है, जो मेरे चाचा हैं वो भी पहलवानी कर रहे हैं, मुश्ताक पहलवान जी के शुक्रिया। जो लड़की से मेरी कुश्ती हुई वो बहुत अच्छी हुई है और वो भी हाँ लड़ने में अच्छी थी और हम भी ओलंपिक में गए हुए हैं, परसों ही गए थे, उसमें मेरी 2nd पोजीशन आई है और नेशनल तक पहुंचे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरी बात के दंगल में आके। मुझे 3 साल हो गए रेसलिंग करते करते और यहाँ कई साल हो गए मुझे। मैसेज ये देना चाहती हूँ कि लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए। घर में नहीं, झाड़ू पोछे से काम नहीं चलता आज के टाइम में, क्योंकि उनको आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने पिनौआ के सरपंच साहब का और पूरे इलाके का। एजाज जी हमारे प्रत्याशी भी हैं, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा कार्यक्रम किया और ऐसा सफल कार्यक्रम किया। इसके लिए मैं सब पूरे इलाके वालों को बधाई देता हूं। और हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, खेल को बहुत बढ़ावा देती है और एक शिक्षा मिलती है कि हमने खेलना है तो किसके देश के लिए खेलना है, इलाके के लिए खेलना है। और जो बुराइयां हैं, जो नशे का मामला या कोई दूसरे क्राइम का मामला, उससे अगर हमारा युवा इधर जाएगा तो ये सारी बुराइयां समाप्त होंगी। और एक बगैर बात का एक कलंक भी है हमारे मेवात पे कि मेवात के लोग इन कामों को करते हैं। तो नई जो प्रेरणा मिलेगी बच्चों को, वो इस ओर जाएंगे और देश की तरक्की में भागीदारी बनेंगे। हमने इस बार 7 नवंबर को दंगल प्लान किया था कि हम दंगल कराएंगे और दंगल बहुत अच्छे से हुआ। हमारा इसके पीछे एक मकसद था, एक गोल था कि हम देख रहे थे कि हमारे मेवात में युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है। युवा बार बार भ्रमित हो रहे हैं, कभी युवा साइबर क्राइम की तरफ जा रहे हैं, कभी नशे की तरफ जा रहे हैं। इन दोनों चीज़ों से बचाने के लिए एक ही रास्ता बनता है, खेल की तरफ बच्चों की ताकत है, उड़ जाए, उसको खेल में लाया जाए। इसी तर्ज पर हमने ये दंगल किया था जी। तो आज जो है दंगल हुआ है, किस तरीके से देखने को मिला? कहाँ के पहलवान आए, क्या बड़ी नाम क्या थी और
प्रमुख नेशनल खिलाड़ी कौन? आज का जो दंगल रहा उसमें बड़े बड़े पहलवान आए और न सिर्फ पहलवान भी रहे, विजेता रहे वो, और भी सभी काफ़ी कुश्तियाँ चली जो 100 रुपये से लेकर शुरू होकर 100 रुपये के आने को, 500, 1000, 11,000 के आने को, 21,000 के आने को, 31,000 के आने को कुश्तियाँ रही, 51,000 के आने को कुश्तियाँ रही। रेवाड़ी में उस वक्त एक बड़ा हादसा होने से टल गया जब रेवाड़ी के कर्नावास स्थित इंडियन ऑयल के तेल डिपो से इंडियन ऑयल का एक टैंकर रोहतक के लिए रवाना हुआ। जैसे ही टैंकर गांव कमालपुर के पास पहुंचा तो उसमें अचानक से आग लग गई। इसके पहले ही ड्राइवर कुछ समझ पाता, आग ने टैंकर के केबिन को पूरी तरीके से कब्जे में ले लिया। तो वहीं ड्राइवर ने टैंकर से कूदकर अपनी जान बचाई है और तुरंत 112 पर इसकी सूचना दी। तो वहीं हादसे की और जानकारी देते हुए फायर ऑफिसर मामन चंद शर्मा ने बताया कि 1145 पर आपको बताते चले कि 1135 पर उन्हें सूचना मिली थी इंडियन ऑयल के टैंकर में आग लगी हुई है। ग्यारह 35 पर हमें मैसेज मिला है कि फ्लाईओवर के नीचे इंडियन ऑयल के टैंकर में आग लगी हुई है और सूचना उपरांत जैसे टर्न आउट कर लिया गया और जैसे पाया कि यहाँ पे केबिन में आग लगी हुई है और जहाँ तक हो सकता है शॉर्ट सर्किट की वजह से मतलब केबिन में आग लगी। जी, क्या भरा हुआ था इसमें, कहाँ जा रही थी गाड़ी? कुछ ये तो अभी इससे पता करेंगे। बाकी इंडियन ऑयल की गाड़ी है और इसके अंदर डीजल या पेट्रोल भरा हुआ। अगर गाड़ी टाइम पर नहीं पहुंचती हो सकता है ज्यादा नुकसान हो जाता है। जहां तक आप बता रहे हो रिलायंस के इनका हो सकता है फायर एक्सटिंग्विशर ने यूज किया होगा, बट मुझे नहीं लगता फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझी हुई हो। हरियाणा के रेवाड़ी में पुलिस ने स्पा सेंटर के नाम पर चल रहे देह व्यापार के धंधे पर कार्रवाई करते हुए कसौला चौक स्थित एक रिजॉर्ट में रेड की है। पुलिस को लगातार मिल रही शिकायतों के बाद में एक डिकॉय ग्राहक भेजकर इस रैकेट का पर्दाफाश किया गया है। और आपको बताते चले कि रेड के दौरान पुलिस ने 9 युवतियां, कुछ ग्राहक और सेंटर के मैनेजर को हिरासत में लिया, जिस पर जानकारी देते हुए पुलिस उपाधीक्षक डॉक्टर रविंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस को लंबे समय से इस तरह की गतिविधियों की शिकायत मिल रही थी। पुलिस अधीक्षक रेवाड़ी द्वारा एक टीम का गठन पहले ही किया गया था कि जो भी इस तरह की सूचना है तुरंत कार्रवाई करें। और यहाँ पे रेड करने के दौरान हमें लगभग 9 युवतियाँ जो कि हरियाणा की और हरियाणा से बाहर की युवतियाँ और उसके अलावा कुछ ग्राहक यहाँ पे मिले और मौके पे हमने जो यहाँ पे संचालक था उसको राउंड अप किया है और उसके साथ साथ जो यहाँ के और वर्कर थे उनको भी राउंड अप किया है। अभी पूरे एक बार संक्षेप में एक बार इनकी पूछताछ जारी है। छतरगढ़ पट्टी रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण से पहले जन स्वास्थ्य विभाग ने सीवरेज लाइन शिफ्ट करने का काम शुरू कर दिया है। जलघर में लाइन डालने के बाद में अब छतरगढ़ पट्टी रेलवे फाटक रोड की खुदाई शुरू कर चुकी है। अनुमान है कि 5 दिनों में लाइन डालने का काम पूरा हो जाएगा। और इसी दौरान आपको ये भी बताते चलें कि रेलवे फाटक से भारी वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। पुरानी कचहरी रोड पर रविवार के बाद में खुदाई शुरू होने की संभावना है, जिससे वहां का रूट डाइवर्ट किया जाएगा। जन स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही सूचना जारी कर दी है। और साथ ही आपको बताते चलें कि यातायात पुलिस ने मिनी बाईपास रोड पर और अन्य स्थानों पर नाका लगाकर भारी वाहनों को रोका। छोटे वाहन गलियों से गुजर सकते हैं। 5 दिनों तक ये व्यवस्था लागू रहेगी। ये सीवरेज की लाइन यहाँ से आरओबी बनना है, उसके लिए सीवरेज लाइन शिफ्टिंग का काम चल रहा है। इसके लिए वैसे तो ट्रैफिक डाइवर्जन का और सब नोटिस दे दिए गए थे, लेकिन अभी तक ये थोड़ा ट्रैफिक तंग कर रहा है। इसको टोटली क्लोज करके ये काम होएगा। मानने को तैयार नहीं है, न्यूज में भी आ चुकी है ये चीजें और काम चल रहा है। 5 दिन का क्लोजर लिया हुआ है इसमें। ये सीवरेज की लाइन पहले रेलवे इधर से जाती थी, जहाँ अपना आरओबी बनना है, यहीं पे आरओबी के लिए लाइन शिफ्ट हो रही है। यहाँ से डायगोनली क्रॉस होके और ये फिर सीधी जाएगी, आगे कनेक्ट होएगी।
रेवाड़ी के गढ़ी बोलनी चौकी क्षेत्र में पुलिस और ग्रामीणों की सतर्कता के कारण पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में चोरी की कोशिश कर नाकाम कर दिया गया है। एक व्यक्ति एटीएम तोड़ने का प्रयास कर रहा था, तभी ग्रामीणों ने संदिग्ध गतिविधि देकर तुरंत पुलिस चौकी गढ़ी बोलनी को सूचना दी है, जिसके बाद पुलिस चौकी इंचार्ज महिपाल सिंह ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर आरोपी हेमंत कुमार विधानवास निवासी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से एटीएम तोड़ने के औजार बरामद हुए हैं और वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैं प्रीतम सिंह, मैनेजर गढ़ी बोलनी, गांव अपना बठेड़ा जद्दा डिस्ट्रिक्ट में। आज हमारे एटीएम में हेमंत नाम बताया जा रहा है जिसका पिथनवास से, उसने हमारे एटीएम को लूटने की कोशिश की और जैसे ही हमें पता लगा भाई गांव के लोग, एक सरपंच साहब जयपाल जी, उनको पता लगा कि भाई ऐसे जैसे एटीएम पे छीन हथौड़ा बज रहा है, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया और पुलिस चौकी में भी फ़ोन किया। मेरे पहुंचने से पहले ही आज बहुत अच्छी बात है कि पुलिस मौके पे बहुत जल्दी पहुंच गई और उन्होंने उसको वहीं दर दबोचा और अब हमारा भाई एटीएम कैश सेफ है, लेकिन क्या है एटीएम उन्होंने डैमेज कर दिया है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एटीएम पाड़ने घटना हुई है, उन्होंने उसको मौके पर ही पकड़ लिया है। कैश नहीं ले जा पाया और मशीन तोड़ने पाया था सर, उसको काबू कर लिया। हेमंत नाम है इसका और था ये मैनेजर ने दरखास्त दे दी है, कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सर कहाँ का है यार? ये पिथनवास का है। तो क्या इसके तो पहले भी कोई आरोप है? ना पहले कोई आरोप नहीं है, नशे का आदी है, चंडीगढ़ रहता है और इसको हमने काबू कर लिया है। एफआईआर दर्ज करके इसको उचित कार्रवाई करेंगे। सर एटीएम में कितना लगभग कैश बताया जा रहा है? इसमें मैनेजर ने बताया है, हमने जो है 2 दिन पहले 24 लाख रुपये डाले थे, वो तो चेक करने के बाद पता चलेगा उन्होंने कितना यूज हो गया, कितना बकाया है। सर कैसे पता लगा कि आरोपी एटीएम पाड़ रहा है? उसमें जो है गांव में है, ये गांव में एटीएम होने की वजह से पड़ोसियों ने जो है फ़ोन किया, पुलिस मौके पर पहुंच गई, पुलिस ने इसको काबू कर लिया। सर जिस तरह से एटीएम में बताया गया गार्ड वगैरह नहीं होते हैं या जिस तरह से, इनको क्या अपील करेंगे? इनको नोटिस देंगे, हम इनको नोटिस देंगे, अगर गार्ड नहीं लगाते तो भी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।